हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ज्ञान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको रेगुलर नर्सिंग फाउंडेशन और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी तक हम कर रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, तो उसमें हमने अभी तक 2 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं, कम्युनिकेशन और हेल्थ एंड इलनेस। तो आज हम 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नर्सिंग फंडामेंटल का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, गाइडलाइंस, बॉडी टेम्परेचर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके कीजिए और कमेंट में बताइए और आपको क्या क्या टॉपिक्स चाहिए और किस चीज़ पे आपको वीडियोस चाहिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग_ज्ञान से जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, गाइडलाइंस और बॉडी टेम्परेचर के बारे में। इसमें बॉडी टेम्परेचर में आपका एक टॉपिक रह जाएगा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, उसका अलग से वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं वाइटल साइंस की। तो वाइटल साइंस को हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस भी बोल सकते हैं। ओके, तो वाइटल साइंस का क्या सिग्निफिकेंस है? वाइटल साइंस होता क्या है? ठीक है, तो वाइटल साइंस है मेजरमेंट ऑफ बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शंस। जो बॉडी के बेसिक फंक्शंस होते हैं उसका मेजरमेंट हमें वाइटल साइंस से मिलता है। ठीक है, वाइटल साइंस आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग और मॉनिटरिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको डिटेक्ट करना और मॉनिटर करना कि उसमें कितना प्रोग्रेस है कितना नहीं, ये सब वाइटल साइंस के थ्रू हम असेस कर सकते हैं। वाइटल साइंस कैन बी मेजर्ड इन मेडिकल सेटिंग, इमरजेंसी, एट होम। हम कहीं पे भी वाइटल साइंस को मेजर कर सकते हैं। तो हमारे वाइटल साइंस होते क्या क्या है? टेम्परेचर, जैसे कि पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन रेट, ये हमारे बेसिक वाइटल साइंस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहीं पे भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी, घर में भी, और कोई मेडिकल इमरजेंसी हो वहाँ पे भी हम सबसे पहले वाइटल साइंस को असेस करते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीज। ठीक है, अगर जल्दी से हमारे जैसे वाइटल साइंस में हमारे कोई दिक्कत आई तो हम जल्दी से डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं और मतलब उस नौबत पे आए ही ना। जैसे मान लिया जाए आपका बीपी रेगुलरली, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ब्लड प्रेशर हाई रहने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों हाई रहेगा तो आपको किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे। तो अगर हम पहले ही बीपी को मेंटेन कर लेंगे तो हमारा आगे जो जैसे किडनी फेलियर जैसी बड़ी बीमारी है वो सब होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस आर ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन करेक्ट मेडिकेशन एंड डोजेज फॉर ईच पेशेंट्स। अगर हम वाइटल साइंस को, अगर हम मान लिया जाए बीपी की दवाइयाँ खाते रहेंगे और हम बीपी मॉनिटर ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कितने mg, कितने मिलीग्राम और कितने डोज से हमारा दवाई से काम चल सकता है। तो इसीलिए हम ओवरडोज से बच जाएंगे अगर हम वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे तो। ठीक है, वाइटल्स आर ऑल्सो टेकन आफ्टर स्पेसिफिक प्रोसीजर टू चेक फॉर डिसऑर्डर्स लाइक हार्ट डिसीज़। हम किसी प्रोसीजर के बाद या फिर मेडिकेशन के बाद भी वाइटल साइन लेते हैं। एवरी टाइम द पेशेंट विजिट द डॉक्टर, वाइटल साइंस आर टेकन। जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, नर्स वहाँ पे सबसे पहले वाइटल साइंस को मॉनिटर करती है। ठीक है, तो हमारे जो 6 वाइटल साइंस है उसके अंदर से टेम्परेचर, पल्स, ये सब मेन है। इसको हम TPR-BP भी बोलते हैं। 5th वाइटल साइन है हमारा पेन। ये बहुत जगह पे आपके MCQ में भी आ सकते हैं, एक MCQ का क्वेश्चन है। पेन इज़ कंसिडर्ड एट 5th वाइटल साइन। और हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, तो ये हमारे हुए वाइटल साइंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं हमें वाइटल साइंस को असेस क्यों करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्शन में कि हमें क्यों करना चाहिए, फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। ये मैं आपको बीपी हाई का एग्जांपल दे चुकी हूँ। वाइटल साइंस गिव baseline data when patient is healthy to compare when they aren't healthy। अब हेल्दी पेशेंट का बीपी मान लीजिए 120/80 होता है और जो वो अनहेल्दी होगा उसको
हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन एक डिजीज़ कंडीशन है, तो उसका बीपी से 150/90 रहेगा। तो ये हम जब तक वाइटल साइंस नहीं मॉनिटर करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा। इसीलिए एबनॉर्मलिटीज़ इन वाइटल साइंस क्लू टू इलनेस, मतलब अगर वाइटल साइन में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो एक इलनेस का हमें पहले से क्लू दे देता है। ठीक है, अब तो व्हेन टू असेस वाइटल साइन। तो वाइटल साइन हमें कब कब असेस करने चाहिए? ऑन एडमिशन, जब पेशेंट सबसे पहले आएगा, एडमिट होगा या कहीं भी क्लिनिकल सेटिंग में जा रहा है तो हमें वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए। कि चेंज इन क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, अब वो बीमार है या फिर और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो रही है या वो ठीक हो रहा है तो हमें मेनली वाइटल साइंस चेक करने चाहिए। क्लाइंट रिपोर्ट सिम्टम, एग्जांपल अगर चेस्ट पेन बता रहा है या उसे गर्मी लग रही है या वो बेहोश हो गया तो हमें वाइटल साइंस चेक करने हैं। कुछ भी हो सकता है इस केस में। प्री एंड पोस्ट सर्जरी इन्वेजिव प्रोसीजर, प्री सर्जरी भी करना है और पोस्ट सर्जरी भी हमें करना है, और जो भी इन्वेजिव प्रोसेस हम करेंगे जैसे कैनुला डाला है और ये सब, तो हम एक बार ये वाइटल साइंस भी मॉनिटर करेंगे। और प्री एंड पोस्ट मेडिकेशन भी हमें वाइटल साइंस को मॉनिटर करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें हुई वाइटल साइंस क्या होता है, कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं, हम क्यों असेस करते हैं और कब कब हमें असेस करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइंस होते हैं वाइटल साइंस लेने के लिए जो कि एक नर्स को पता होना चाहिए। जैसे कि हम गाइडलाइंस के बारे में, मतलब आपको क्या क्या पता होना चाहिए वाइटल साइंस लेने से पहले? पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए वाइटल साइंस की। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए वाइटल साइंस की, और नॉर्मल वैल्यूज़ उसकी पता होनी चाहिए, और डेविएटेड वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और डेविएशंस पता होने चाहिए। ठीक है, और पेशेंट की हिस्ट्री पता होना चाहिए। वाइटल साइंस लेते हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री और प्रेजेंट कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या आपको गाइडलाइंस को ध्यान रखना है वाइटल साइन लेते वक्त पे? आपको अपने इक्विपमेंट्स चेक करने हैं। एक तो आपका इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक से फंक्शन कर रहा है, या उसमें कोई एरर तो नहीं है इक्विपमेंट में कोई। ठीक है, और क्या करना चाहिए बच्चों? और करना चाहिए आपको, हम पेशेंट को पहले पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करें। ठीक है, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। वाइटल साइन लेने से पहले हमें पेशेंट को बताना है कि हम, हाँ, ताकि वो हमें कोऑपरेट कर सके। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या करना चाहिए? हमें तुरंत के तुरंत हायर अथॉरिटीज़ को, मतलब डॉक्टर को या कुछ भी, अगर हमें वाइटल साइंस में कोई डेविएशन मिला तो हमें डॉक्टर वगैरह को बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं वाइटल साइंस की। हमने पढ़ लिया गाइडलाइंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा वाइटल साइन है जो कि हमारा आज का टॉपिक मेन है, बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? ये एक फर्स्ट हमारा वाइटल साइन है। तो हम इससे क्या समझते हैं? इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, बैलेंस बिटवीन heat production and heat loss. And heat loss from human body. तो बॉडी टेम्परेचर होता है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस ह्यूमन बॉडी से कितना हो रहा है उसका बैलेंस। तो जो हमारा आएगा उसको हम बॉडी टेम्परेचर बोलेंगे। इसको हम मेजर किस में करते हैं? डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, हम वाइटल साइंस को, बॉडी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हीट प्रोडक्शन क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होता है जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो वो कुछ हीट प्रोड्यूस करते हैं आपस में। जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो भी हम हीट प्रोडक्शन हो रहा है। और हीट लॉस, काफ़ी मैकेनिज़्म से हीट लॉस होता है।
तो ये सब हमारा वाइटल साइंस में आएगा, सॉरी बॉडी टेम्परेचर में आएगा। ठीक है, इसको हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। जो एबनॉर्मल, अगर बॉडी टेम्परेचर राइज होगा तो उसको कंडीशन को बोलेंगे फीवर। ठीक है, तो दो कंडीशंस होती हैं, फेब्राइल कंडीशन मतलब विद फीवर, और एक होती है नॉन फेब्राइल कंडीशन होती है विदाउट फीवर। ठीक है, अगर मान लिया जाए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो अगर किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला कमेंट कीजिए और मेरे को करके बताइएगा, मैं आपको होमवर्क दूंगी। ठीक है, तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इसका एक फॉर्मूला होता है और ये आपको आना चाहिए और आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9, ये हमारा डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, और डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 3 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मर्करी ग्लास थर्मोमीटर जो पहले चलता था, अब बैन हो गया क्योंकि मर्करी एक बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये भी दो तरह का होता है, ये देखिए ओरल और रेक्टल। ओरल में हम ये वाला यूज़ करते हैं और रेक्टल के आगे से आप देखिए टिप थोड़ी ब्रॉड होती है। ठीक है, और ये आता है आपका डिजिटल थर्मोमीटर, ये आजकल कॉमनली यूज्ड हो रहा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, अब आता है फिर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। इसके अंदर क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, ये आता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं वो क्या होता है, उससे जो इसका जो प्रोब होता है वो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर कैनाल के अंदर फिट करते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस सेंस करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को बताते हैं। ऐसे ये आता है सेंसर टच, मतलब स्किन थर्मामीटर भी इसको बोलते हैं और सेंसर टच भी बोलते हैं। तो ये तो हमने कोविड टाइम्स में मोस्टली देखा है सबको। तो ये भी इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ करते हैं और डिटेक्ट करते हैं। और ये आपने देखा होगा, मतलब ये मोस्ट कॉमनली तो नहीं है, लेकिन हाँ ये डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ थर्मामीटर इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रिप है उसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे थर्मामीटर होता है तो ऐसे उसका स्ट्रिप का जो भी होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थर्मामीटर के टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइट्स ऑफ टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। तो क्या क्या साइट्स है, ये ओरल है, ओरल साइट है। इसमें क्या होता है, हम टिप ऑफ द थर्मामीटर को फ्रेन्यूलम के नीचे रखते हैं और फिर टेम्परेचर लेते हैं। ये होता है एक्सिलरी, एक्सिला में रखते हैं थर्मामीटर को। ये होता है टिम्पैनिक, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर कैनाल में रखते हैं। और ये है हमारा रेक्टल टिम्पैनिक। ठीक है, इसको रेक्टम में प्लेस करना होता है हमें थर्मामीटर को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और उसको मेजर किस में करते हैं, और कुछ कन्वर्जन पढ़ा हमने, थर्मामीटर किस किस टाइप का होता है और साइट्स कहाँ कहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर को ले सकते हैं। ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर है वो दो तरह से होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो दो तरह का होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो कोर बॉडी टेम्परेचर जो है, कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर।
तो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे डीप टिश्यूज़ का बॉडी टेम्परेचर है, जैसे क्रेनियम, थॉरैक्स, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। तो डीप टिश्यू का, इंटरनल ऑर्गन्स का बॉडी टेम्परेचर है वो कोर बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर है, तो सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा स्किन का टेम्परेचर। ठीक है, तो स्किन टेम्परेचर होता है हमारा सरफेस बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमारे दो बॉडी टेम्परेचर हुए। तो स्किन जो टेम्परेचर होता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जिस तरह से काम करेंगे उस तरह से ये बॉडी टेम्परेचर वेरी करेगा। और जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग्स में फॉल और राइज होगा टेम्परेचर का, तो उसी तरह से हमारा सरफेस टेम्परेचर भी फॉल और राइज होगा। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस से होता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है ये बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस है। हीट प्रोडक्शन है और हीट लॉस है। तो हीट प्रोडक्शन किस किस तरह से हो सकता है और हीट लॉस किस किस तरह से हो सकता है हमारे बॉडी में, तो इसकी हम बात करेंगे। तो जो हीट प्रोडक्शन है वो 4 तरीके से हो सकता है, जैसे BMR। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जितना एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, वो होता है हमारा BMR। तो उस पर डिपेंड करता है आपका हीट प्रोडक्शन। ज़्यादा BMR होगा तो हीट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। मसल शिवरिंग, ये भी हीट को प्रोड्यूस करता है। फीवर में भी बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है। और थायरॉक्सिन आउटपुट, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका आउटपुट जो है वो भी हमारे हीट प्रोडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है। फिर आता है हीट लॉस। हीट लॉस किसकी वजह से हो सकता है? इसके भी 4 मेथड्स हैं: कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, एंड इवेपोरेशन। तो हीट लॉस के मेथड्स है 4: कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। हीट प्रोडक्शन आपको समझ आ गया। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट होता है तो बॉडी का थायरॉक्सिन आउटपुट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। इंक्रीज BMR है तो मसल शिवरिंग भी ज़्यादा होगी। और फीवर है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमने उस कंडीशन को पढ़ा था फीवर। ठीक है। और उसके बाद हीट लॉस। हीट लॉस 4 तरीके से होते हैं: कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन और इवेपोरेशन से। तो देखिए हम बात करते हैं अब कंडक्शन, कन्वेक्शन के बारे में एक एक बारी। ठीक है। तो कंडक्शन जो होता है, हीट इज़ लॉस्ट टू जो ऑब्जेक्ट कूलर देन स्किन। जो कंडक्शन होता है स्किन से कूलर, जैसे पानी हुआ, स्किन से ठंडे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अगर हम हीट पे अप्लाई करेंगे तो कंडक्शन के थ्रू हमारा हीट लॉस होगा, बॉडी हीट। जैसे हम नहाते हैं सुबह तो ठंडे पानी से नहाते हैं, बोलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो अब हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमारे बॉडी का हीट लॉस होगा, तो वो कंडक्शन बोला जाएगा। ठीक है। फिर हीट लॉस जो होता है वो एक मेथड से होता है कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन जैसे कोई मतलब movement of heat due to movement of warm matter away from body. For example, movement of warm air to cooler places. मतलब जैसे आप समुद्र के किनारे देखते हैं, ठंडे से गर्म में मूवमेंट होता है एयर का। ठीक है। गर्म से ठंडे में होता है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कब ठंडे से गर्म में होता है सी के पास और कब गर्म से ठंडे में, तो वो कन्वेक्शन होता है। ठीक है। उससे भी हमारे बॉडी में उस मैकेनिज़्म से भी हीट लॉस होता है। फिर आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होगा? रेडिएशन में हमें कोई कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे 65% तक बॉडी टेम्परेचर हमारा बॉडी हीट लूज़ होता है और हमें किसी टच और फिज़िकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं उसके साथ हमारा हीट एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। फिर आता है इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप बहुत ऑब्जर्व भी करते हैं हीट किस तरह लॉस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्वेटिंग आया, स्किन में स्वेटिंग हुआ तो उससे आपका हीट लॉस हुआ। देखिए अगर आपको फीवर होता है और आपको स्वेटिंग आता है तो उस तरह से जो फीवर में क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और स्वेटिंग के बाद आपको पता है कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, स्वेटिंग से कूलिंग इफ़ेक्ट आता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कुछ आपके फैक्टर्स जो कि हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस दो तरह से होता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं हीट लॉस में और हीट प्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या अफेक्ट करता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर आप खुद ही बताइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहला फैक्टर है एज। जैसे आपको पता है तो जो बच्चे होते हैं और जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर इतने अच्छे से नहीं कर सकते मेंटेन, तो उनको बहुत, आप बच्चों को देखिए वो बहुत ठंडे रहते हैं और जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका भी बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं जैसे उनका BMR बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत थोड़ा हाइपरथर्मिक रहता है। और जो नियोनेट्स होते हैं और नियोनेट्स और ओल्ड पर्सन इनका मेंटेन इतनी आसानी से नहीं होता, अडल्ट्स नहीं, ओल्ड पर्सन। ठीक है, और फिज़िकल एक्सरसाइज है। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज तो फिज़िकल एक्सरसाइज से क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। फिर आता है हमारा मेन फैक्टर सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम को हम और क्या बोल सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर कंट्रोल का। ठीक है, तो सर्केडियन रिदम में क्या होता है आपका, इसको हम 24 आवर साइकिल भी बोलते हैं और स्लीप वेक साइकिल भी बोलते हैं। तो जो सर्केडियन रिदम होता है उसका, जैसे हम सुबह में उठते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको अगर इसका आंसर पता है तो। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, अफेक्ट होता है टाइम ऑफ डे के अकॉर्डिंग इसके अंदर। ठीक है, हमारा दिन के टाइम अलग बॉडी टेम्परेचर होता है और नाइट और अर्ली मॉर्निंग में अलग टेम्परेचर होता है, क्योंकि हम दिन में बहुत एक्टिव होते हैं और नाइट टाइम में हम इतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो हमारा जो दिन में बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा इंक्रीज्ड होता है और जो नाइट में होता है वो थोड़ा डिक्रीज्ड होता है। ठीक है, कुछ वेदर कंडीशंस होते हैं, वेदर कंडीशंस से हमारा बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। हार्मोनल लेवल, कुछ हार्मोनल लेवल्स होते हैं, जैसे ओव्यूलेशन के टाइम में आप देखते हैं हार्मोनल लेवल, तो वीमेन में जनरली ओव्यूलेशन के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, और हेल्थ कंडीशन और कुछ ड्रग्स को लेने से, हेल्थ कंडीशन और कुछ ड्रग्स के यूज़ से हमारा बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बात हुई बॉडी टेम्परेचर की। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को हम और क्या बोल सकते हैं, थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर और रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा मेनली होता है हाइपोथैलेमस से, ब्रेन में हाइपोथैलेमस से। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, आपको होमवर्क है, होमवर्क में मतलब आपको कमेंट करना है कि हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है या फोर ब्रेन का पार्ट है या हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं ना, तो कौन से ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो हम इसको एक ब्लैंक पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर,
और हम इसको बहुत डायग्रामेटिक उसमें पढ़ेंगे ताकि आपको जल्दी से समझ आए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो क्या होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर कम भी हो सकता है, लो हो सकता है, और बॉडी टेम्परेचर हाई भी हो सकता है। तो बॉडी टेम्परेचर दोनों हो सकता है। तो जब लो होगा तो कैसे हमारा बॉडी फंक्शन करेगी, कैसे रेगुलेट होगा, हाइपोथैलेमस किस तरह से रेगुलेट करेगा, और जब हाई होगा तो हाइपोथैलेमस किस तरह से रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो जब हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हुआ, मतलब आसपास में ठंडी है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर लो होगा, हमें ठंड लग रही है तो मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर लो है। तो जो लो बॉडी टेम्परेचर है तो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस में सिग्नल पहुंचा तो हाइपोथैलेमस के जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, अपना हीट प्रोडक्शन, मतलब हमें हीट लो, मतलब बॉडी टेम्परेचर हो रहा है तो मतलब हीट बहुत लूज़ हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, मतलब तो हीट लॉस हो रहा है तो हाइपोथैलेमस को क्या करना पड़ेगा, अपना हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म इनिशिएट करना पड़ेगा। तो हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म किस किस तरह से इनिशिएट हो सकता है, जैसे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से हो सकता है, जो आर्टरीज होती है वो हीट लॉस को कम करने के लिए खुद को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। शिवरिंग करते हैं, जो TSH है वो BMR को, मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देगा। BMR इंक्रीज़ होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, BMR इंक्रीज़ होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, शिवरिंग होगी, तो हमारा बॉडी का हीट लॉस होगा, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा, ये सब फैक्टर्स होंगे तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर है जो इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा तो फिर से वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब हीट बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें हीट अब क्या कराना है, हीट को लॉस कराना है। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट को लॉस किस तरह से कराएगा, फिर अगेन हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, तो हाइपोथैलेमस फिर करेगा हीट लॉस मैकेनिज़्म। हीट लॉस मैकेनिज़्म वो किस किस तरह से करेगा, हीट लॉस मैकेनिज़्म वो किस किस तरह से कर सकता है। सबसे पहले जो हीट प्रोडक्शन में था उसी का ठीक उल्टा कर देना है, BMR को डिक्रीज़ करेगा, स्वेटिंग करेगा, जैसे कि आपको जानते हैं कि स्वेटिंग कूलिंग इफ़ेक्ट देगा, स्वेटिंग करेगा, और जो हमारी आर्टरीज़ है पहले कंस्ट्रिक्ट हुई थी तो अब डायलेट हो जाएंगे, ताकि जो एयर के साथ है हीट लॉस जल्दी से बढ़े। तो हीट लॉस हमें ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है इसमें अल्टीमेटली, तो हमारे वेजो डायलेशन होगा। फिर ये सब फैक्टर होंगे, उसके बाद हीट, फिर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे और साथ में इसकी थोड़ी थ्योरी लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और आप अपने कमेंट्स, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है और क्या क्या साइड पे क्या नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और फीवर पढ़ेंगे, हम फीवर के बारे में पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे उसके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।